आज के मुख्य समाचार। कम अंक वाले अभ्यर्थियों को भी जेबीटी शिक्षक बनने का मौका। हरिपुर धार बस हादसा, जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। हिमाचल में ओपीएस लागू होने से पंजाब के कर्मचारी भी प्रभावित। हिमाचल में फिर सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ। बजट 2026 विकसित भारत की दिशा में ऐतिहासिक, डॉक्टर राजीव बिंदल। केंद्रीय बजट 2026 की जयराम ठाकुर ने की सराहना। केंद्रीय बजट हिमाचल के लिए निराशाजनक, नरेश चौहान। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड सीईटी 2025 प्रवेश परीक्षा में कम अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को भी जेबीटी शिक्षक बनने की दिशा में अवसर प्रदान किया है। बोर्ड ने निजी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त पड़ी 697 सीटों को भरने के लिए अंकों में ढील देते हुए दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित करने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार पहले फेज में 4 चरणों की काउंसलिंग के बाद भी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई थी। इन्हीं रिक्त सीटों को भरने के लिए बोर्ड अब फेज 2 के तहत 2 चरणों में काउंसलिंग करेगा। इस काउंसलिंग में कुल 321 सब्सिडाइज्ड सीटें, 376 नॉन सब्सिडाइज्ड सीटें भरने की प्रक्रिया होगी। फेज 2 काउंसलिंग का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। पहला चरण 4 से 7 फरवरी, दूसरा चरण 10 से 12 फरवरी। इस तरह अब 27% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। प्राइवेट डाइट संस्थानों में सीटें खाली रहने के कारण संचालकों ने बोर्ड से मांग की थी कि प्रवेश परीक्षा के अंकों में ढील दी जाए। इसके बाद शिक्षा बोर्ड ने यह फैसला लिया। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित शेड्यूल से पहले ही सभी सीटें भर जाती हैं तो उसी दिन काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। काउंसलिंग में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध मेरिट सूची और दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित तिथि पर उपस्थित होना होगा। साथ ही उन्हें अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज भी लाने होंगे। जिला सिरमौर की हरिपुर धार में 9 जनवरी को हुए दर्दनाक निजी बस हादसे की जांच पूरी हो गई है। जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि बस ओवरलोड थी और टूटे पुर्जों के साथ दौड़ रही थी। हादसा यांत्रिक खराबी और मानवीय लापरवाही के कारण हुआ। संगड़ा के एसडीएम सुनील कायत की अध्यक्षता में गठित जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी है। रिपोर्ट में हादसे के पीछे चौंकाने वाले कारणों के साथ बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। जांच में पता चला है कि बस का जे क्रॉस टूटा हुआ था, जो इंजन की ड्राइव को टायर तक पहुंचाने वाला महत्वपूर्ण शाफ्ट होता है। टीम का मानना है कि बस में क्षमता से अधिक यात्रियों के सवार होने के कारण यह हिस्सा टूट सकता है। इसके अलावा जिस स्थान पर दुर्घटना हुई वहां बस के स्किड होने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटनास्थल पर सड़क पर मौजूद गड्ढे से बचने के लिए चालक ने बस को दाईं ओर मोड़ा, जिसके बाद बस सामने की ओर से ढांक से नीचे गिर गई और 3 बार पलटी। जांच में यह भी सामने आया है कि बस चालक और परिचालक की लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी। इसे गंभीर लापरवाही माना जा रहा है। बस 15 साल से अधिक पुरानी थी, हालांकि उनके पास फिटनेस प्रमाण पत्र मौजूद था। गौरतलब है कि 9 जनवरी को हरिपुर धार में हुई इस दुर्घटना में मासूम बच्चों सहित 14 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 61 लोग घायल हुए थे। हादसे के अगले दिन उपायुक्त सिरमौर ने जांच के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में टीम गठित की थी। उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बताया कि हादसे की जांच रिपोर्ट सरकार को आगामी कार्यवाही के लिए भेज दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को वादे के अनुसार लागू किए जाने से न केवल प्रदेश के कर्मचारी संतुष्ट है, बल्कि पड़ोसी राज्य पंजाब के सरकारी कर्मचारी भी इससे प्रभावित और कायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार पंजाब के सरकारी कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को सम्मानित करने के लिए शिमला आने वाला है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग ने कर्मचारियों के आग्रह पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन कॉल के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने हिमाचल सरकार के इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि ओपीएस लागू करना कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम है। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू होने के बाद यह निर्णय देश के अन्य राज्यों के कर्मचारियों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। पंजाब के कर्मचारी भी हिमाचल सरकार के इस फैसले से उत्साहित है और मुख्यमंत्री को सम्मानित कर अपना समर्थन व्यक्त करना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रतिनिधि मंडल का शिमला दौरा जल्द ही तय किया जाएगा, जहां वे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित करेंगे और ओपीएस जैसे फैसलों को लागू करने के लिए धन्यवाद देंगे।
यूनियन वाले बैठे हैं, ये ओल्ड पेंशन स्कीम वाले पंजाब में, तो ये कह रहे थे कि एक तो हमने साहब को मिलना है, उनका धन्यवाद करना है। मैंने कहा उन्होंने तो लागू भी कर दी, हमारे समय तो मिलनी भी स्टार्ट हो गई। 3 से 30,000 2,65,000 एम्प्लॉयज है, 1,36,000 को पेंशन दे दी। अच्छा दे दी, कमाल कर दी साहब। 2003 में 3,000 रुपए मिलता था, उसको 38,000 हो गई है। बिल्कुल, क्या बात, ये तो सारे खुश है सर, मैं सुना रहा हूँ इनको। पंजाब के बंदे आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, वो कहते हैं हम उनका धन्यवाद करेंगे। थोड़ा इनको शर्म आए कि यहाँ के मुलाजिम हिमाचल में धन्यवाद करने गए। तो साहब फिर मैं इनको नेक्स्ट वीक लेकर अपॉइंटमेंट आपसे लेकर आऊंगा जी, 10 मिनट के लिए। आ जाएगा ठीक है साहब, मैं लेकर आऊंगा साहब इनको। थैंक यू साहब, सत श्री अकाल। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17/7/20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਥੋਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਲਰਕ 33,000 ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ 15,000 ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਰੋਗੇ ਹੱਕ ਜੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ 3 ਦੀਵਾਲੀਆਂ 22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, 26 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 100% ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ, 100% ਹੈ। ਥਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਡੋंट वरी ब्रदर, ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिससे प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। शनिवार को कुल्लू और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई, जबकि निचले क्षेत्रों में दिन भर बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश के 8 जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति, मंडी, चंबा, कुल्लू, शिमला, सोलन और सिरमौर के कई क्षेत्रों में भारी बारिश बर्फबारी हो सकती है। इससे जनजीवन प्रभावित होने के साथ साथ सड़क और यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में भी बारिश के साथ तेज हवाएं और अंधड़ चलने की संभावना जताई है। विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। इसके साथ ही रविवार को कुल्लू, लाहौल स्पीति और पांगी क्षेत्र में हिमखंड गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। ऐसे में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में 3 फरवरी तक मौसम खराब बना रह सकता है। कई क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। प्रदेश प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें। विशेषकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिसलन और हिमस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। चंबा जिले में हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद लोगों की परेशानियां अभी भी कम नहीं हुई है। बर्फबारी को 1 सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जिले के 115 गांव में अब भी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है। इन गांव में अंधेरा पसरा हुआ है और लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में और गिरावट आ सकती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने केंद्रीय बजट 2026 को विकसित भारत और आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि बजट से हिमाचल प्रदेश को केंद्र करों में हिस्सेदारी के तहत 13,949 करोड़ का लाभ मिलेगा, जिससे विकास योजनाओं को गति मिलेगी। डॉक्टर बिंदल ने पर्वतीय राज्यों के लिए इको फ्रेंडली माउंटेन कॉरिडोर्स, पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म, फार्मा और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने वाली घोषणाओं को हिमाचल के लिए बड़ी सौगात बताया। ये जो बजट मोदी सरकार का लगातार 13वां बजट और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का बजट जो प्रस्तुत हुआ है, ये वास्तव में
विकसित भारत 2047 की दिशा में भारत को ले जाने वाला बजट है और जिसमें 7% ग्रोथ रेट प्रस्तावित की गई है, यानी हाईएस्ट। सारा विश्व नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है इकोनॉमी में और भारत 7% की प्रोजेक्शन के साथ आगे बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात और माननीय निर्मला सीतारमण जी के इस बजट की है। बजट लेआउट ये है जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 11.2 से 12.2 लाख करोड़ का प्रस्ताव है और ये प्रस्ताव 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि यहाँ पर प्रस्तावित करता है। इसमें रोजगार के सृजन की अपार संभावनाएं हैं, यानी जो स्मॉल और मीडियम सेक्टर इंडस्ट्री है उसके ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा प्रावधान है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा प्रावधान है और जो उत्पादकता है, चाहे वो हथकरघा उद्योग है, चाहे वो खादी उद्योग है और वो चाहे चर्मकार का उद्योग है और यूटेंसिल्स बनाने वाला कपड़ा उद्योग है, इन सब दृष्टि से रोजगार के सृजन का इसमें बहुत बड़ा प्रावधान है और देश को फार्मा हब के रूप में विकसित करने की दिशा में यहाँ बहुत बड़ी प्राथमिकता डाली गई है। यानी बजट की जो पहली लाइन है उसके अंदर फार्मा उद्योग को आगे बढ़ाने का संकल्प है, जिसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मोटापा है और हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, उसके संबंधित जो औषधियां हैं उन औषधियों के निर्माण हेतु और फार्मा हब्स उनका निर्माण होगा। और हम ये समझ रहे हैं कि भारत में फार्मा उत्पादकता में हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा अग्रणी है और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब हमको इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था उसके बाद से ये फार्मा का विस्तार हुआ है और अब जो बल्क ड्रग पार्क पिछली सरकार में श्रद्धेय मोदी जी ने हमको दिया और इसी प्रकार से आज ये जो फार्मा हब की इंक्रीज है, इससे हिमाचल प्रदेश को एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश का नाम उसमें उद्धृत किया है कि हिमाचल प्रदेश हाइकिंग के लिए और अन्य प्रकार से हिमाचल को टूरिज्म के नक्शे के ऊपर आगे बढ़ाने की बात है। उस हिमाचल प्रदेश को फार्मा और टूरिज्म की दिशा में आगे लाभ हमको मिलने वाला है। एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो हमारा 16वां वित्त आयोग है उस वित्त आयोग की सिफारिशों को केंद्र की सरकार ने स्वीकृत कर लिया है। 2014 से 2025 के अंतर्गत 50 लाख करोड़ रुपया ये और डिफेंस के ऊपर खर्च किया गया और इस बार जो रक्षा बजट है वो फिर दोबारा 5,94,585 करोड़ है और कांग्रेस रिजिम में 10 साल में 2004 से 14 में ये बजट 12.16 लाख करोड़ था। इसमें 154% की वृद्धि की है जो राष्ट्र की रक्षा के लिए और महत्वपूर्ण है। तो भारत एक बार पुनः अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर तीसरी आर्थिक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में बढ़ाने की दिशा में, रोजगार सृजन की दिशा में, एक्सपोर्ट और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की दिशा में, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल ग्रोथ की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण बजट है।
शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांति लाने वाला बजट है और हिमाचल प्रदेश इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में अत्यधिक लाभान्वित होने वाला प्रदेश है, जहां सड़क विस्तार, रेलवे विस्तार, इसकी बहुत बड़ी अपार संभावनाएं इस बजट के माध्यम से हिमाचल को मिलनी है और टूरिज्म की दृष्टि से भी हिमाचल को और फार्मा हब की दृष्टि से भी हिमाचल को इसमें लाभ होगा। ऐसा ये बजट है। हम श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी का, निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि एनडीए सरकार का यह लगातार 13वां बजट है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था विश्व मानचित्र पर चौथे स्थान पर पहुंची है। उन्होंने कहा कि बजट में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की स्पष्ट दिशा दी गई है। जयराम ठाकुर ने बताया कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी गई है और बायो फार्मा शक्ति प्रोजेक्ट से हिमाचल की फार्मा इंडस्ट्री को बड़ा लाभ मिलेगा। सेमीकंडक्टर 2.0 को भी देश के लिए अहम कदम बताया गया है। उन्होंने कहा कि कैंसर व अन्य गंभीर बीमारियों की दवाओं पर टैक्स में कमी से आम लोगों को राहत मिलेगी। राज्यों के टैक्स शेयर में 10% बढ़ोतरी, आपदा राहत बजट में इजाफा, पर्यटन को बढ़ावा, शीमार्ट योजना और जल जीवन मिशन में बढ़ोतरी को हिमाचल के लिए लाभकारी बताया। साथ ही मनरेगा की नई स्कीम में ग्राम स्तर पर बढ़ोतरी से लोगों को फायदा होगा। आज 13वें बजट के साथ साथ ये हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का ये लगातार 9वां बजट है। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि भारत की इकॉनमी लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और तेजी के साथ भारत की इकॉनमी बढ़ते हुए 7% की ग्रोथ रेट के साथ जो है वो हम सफलतापूर्वक भारत को आगे बढ़ाने में हमारी केंद्र की सरकार सफल हुई है। और ये जो बजट अब की बार जो प्रस्तुत किया है, इसमें मेजर फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। चाहे वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कहें, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कहें, चाहे इसके साथ साथ में शहरी करण की दृष्टि से जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, उसको स्ट्रेंथन करने की, उसको मजबूत करने की दृष्टि से अगर हम बात कहें, तो कुल मिलाकर के ये मुझे लगता है कि उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा एक कदम जो है केंद्र सरकार ने इस बजट के माध्यम से जाहिर किया है। बायो फार्मा शक्ति प्रोजेक्ट को जो है वो 5 वर्षों में जो है वो, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है परिव्यय जो है वो करने के एक लक्ष्य रखा है। और मैं इस दृष्टि से इस बात को देख रहा हूं कि इसका एक बहुत बड़ा एक लाभ जो है वो आने वाले समय में, जो खास तौर से फार्मा सेक्टर में, जहां हमारी डिपेंडेंसी बहुत सारी दूसरे देशों के ऊपर होती थी, जो हमारा रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल का जो है, जो फिनिश जो मटेरियल है, उसको सारी चीज के लिए भी रहती थी, उसमें भी बहुत बड़ी एक राहत हमको होगी। सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा जो मिशन 2.0 जो है वो, मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कदम भारत की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से जो है वो हमारे इस देश के लिए जो है वो आने वाले समय में बहुत इस दृष्टि से साबित होगा। जो हमारी ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं, पर्टिकुलरली जैसे कैंसर की है, कैंसर के साथ डायबिटीज है, हृदय रोग की है, किडनी की है, लीवर की है, जो बढ़ते जा रहे केसेस हैं, उसमें जो रिलैक्सेशन जो बहुत बड़ी जो दी गई है, इम्पोर्ट ड्यूटी में दी गई है, और ख़ास तौर से मैं समझता हूँ उस दृष्टि से जो टैक्स में जो एग्जम्पशन जो मेडिसिन के ऊपर जो लगता था, तो उसमें बहुत बड़ी राहत उन गरीब लोगों के इलाज की दृष्टि से होगी। उसमें एक बहुत बड़ी एक मुझे लगता है कि एक राहत भारत को उसमें मिली है। एक बहुत बड़ी जो हमारे हिमाचल जैसे स्टेट के लिए जिसमें बहुत बड़ी मदद होगी, वो 10% की जो है उसमें इंक्रीज किया गया, जो टैक्स का शेयर जो है उसमें 10% की इंक्रीज होने की वजह से
हिमाचल जैसे स्टेट जो आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है, उस स्टेट को जो है बहुत बड़ा उसमें लाभ मिलेगा। और उसमें जो बजट है जिसके बारे में बहुत शोर आजकल डाला जा रहा है कि भाई जो है वो मनरेगा खत्म कर दिया गया, लेकिन बीबी जीराम जी जिस नाम के माध्यम से इस स्कीम को रिप्लेस किया गया है, उसको अमेंडमेंट करके परिवर्तन किया गया है, नाम में परिवर्तन किया, उसमें जो बजट प्रोविजन है पिछली साल की तुलना में और ज्यादा है 95,692 करोड़ रुपीस का, जो एक साइजेबल इंक्रीज है। उसका भी एक बहुत बड़ा लाभ उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को होने की संभावना है इसमें, ये मैं कहना चाहता हूं। और कुल मिलाकर के मैं इस बजट का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एमएसएमई सेक्टर में भी उसको भी मजबूती देने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कदम इसमें उठाए गए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और हिमाचल जैसे स्टेट के लिए एमएसएमई का बहुत ज्यादा अभिप्राय है, बहुत ज्यादा उसका अर्थ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देता हूं और निर्मला सीतारमण जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बजट का स्वागत करता हूं। सर्वस्पर्शी बजट है और सर्वस्पर्शी के साथ साथ में देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है, देश को मजबूत आधार देने वाला बजट है। और सबसे बड़ी बात, विजन 2047 विकसित भारत का ये बजट है और मैं इसका स्वागत करता हूं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने केंद्रीय बजट पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे हिमाचल के लिए बेहद निराशाजनक और चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि रविवार को पेश किए गए इस बजट में न तो हिमाचल की आर्थिक जरूरतों को समझा गया है और न ही पहाड़ी राज्य की विशिष्ट परिस्थितियों का ध्यान रखा गया है। नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग के तहत हिमाचल को लगभग 40,000 करोड़ रुपए की रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट मिली थी और सरकार को उम्मीद थी कि इस बार भी विशेष श्रेणी राज्य होने के नाते यह सहायता जारी रहेगी, लेकिन बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया, जिससे हिमाचल को सीधे तौर पर भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि बागवानी और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है और सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर भी बजट खामोश है। उन्होंने इसे पहाड़ी राज्यों की उपेक्षा करार दिया। आज जो बजट पेश किया गया भारत सरकार द्वारा सही मायने में बहुत निराशाजनक है। ग्रोथ देने वाला बजट नहीं है अर्थव्यवस्था, और यही सबसे बड़ा कारण है कि बुरी तरह से जो है मार्केट क्रैश कर गई। और आप एक जिक्र करें कि इस बजट में पहली बार हमने ऐसा देखा कि जो रूलिंग पार्टी वाले लोग भी है, नेता भी है, वो भी अपना रिएक्शन नहीं दे पा रहे, वो भी नहीं बता पा रहे कि इस बजट की दिशा क्या है। कोई ऐसी कौन से बिंदु है इस बजट में जो देश को विकास की गति देंगे, इंजन को विकास के रूप में आगे बढ़ाएंगे देश का, कुछ नहीं दिखा। आप इसमें कोई जिक्र नहीं है किसानों का, रूरल अर्थव्यवस्था का, बागवानों का, मजदूरों का या पढ़े लिखे बेरोजगार युवा साथियों का, कहीं कोई जिक्र नहीं रहा। हम भी बैठे रहे सुबह से टेलीविजन के सामने इस उम्मीद से कि इस बजट की कुछ तो खामियां होगी। बहुत निराशाजनक रहा। और अगर हम इसको अपने संदर्भ में देखें, हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो बहुत हमको ये चिंताजनक भी है, निराशाजनक के साथ चिंताजनक बजट में कह सकता हूं इस बात को कि जिस प्रकार इसमें हमारे जैसे राज्य जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पहाड़ी राज्य, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, जिनके अपने संसाधन नहीं हैं, और जो ना टैक्सेस जो हमारे लोग देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो सारे टैक्सेस भारत सरकार के पूल में जाते हैं, फिर वहाँ से हमारे को शेयर आता है। वो आप लोग सब समझते हैं कि ये सिस्टम बना हुआ है। तो उससे जो है हमारे पास, राज्यों के पास कोई अख्तियार नहीं है कि आप अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए नए टैक्सेस लगाने का कोई भी प्रोविजन नहीं है। वो सारा भारत सरकार के पास है। आप जीएसटी की बात करें या इनकम टैक्स की बात करें, सारे टैक्सेस भारत सरकार के पूल में जाते हैं। तो हमारे जैसे राज्यों को जिनकी आर्थिक स्थिति पहले से खराब चली है, उनके लिए बहुत ही निराशाजनक बजट है। और उसके साथ हिमाचल के संदर्भ में अगर बात करें, हमारी स्टेट जीडीपी को जो सबसे बड़ा योगदान देते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें या आप एप्पल इंडस्ट्री की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, वो दो ऐसे हमारे क्षेत्र हैं जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और हमारे स्टेट जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं।
उस लिहाज से कोई इस बजट में उसका कोई जिक्र नहीं। जो हमारे लोगों के कंसर्न थे, बागवानों के, किसानों के, जो सेब पैदा करने वाले लोग हैं, जिसमें 3 लाख परिवार सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, वो चिंता थी कि जिस प्रकार से इंपोर्ट ड्यूटी को काफ़ी कम किया गया, चाहे न्यूजीलैंड का जिक्र था, चाहे अभी हमने यूरोपियन यूनियन से जो समझौता किया, उसके बाद हमारे बागवानों में बहुत डर का माहौल है, बहुत इस इंडस्ट्री को बचाने का, अस्तित्व का बहुत बड़ा संकट सामने आ गया। उस बारे में कोई जिक्र नहीं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद समय जाके इस कंसर्न को वहाँ जो है फाइनेंस मिनिस्टर के साथ या कॉमर्स मिनिस्टर के साथ जिक्र किया कि हमारा ये बहुत बड़ा कंसर्न है, उसका कोई जिक्र नहीं। टूरिज़्म को लेके बढ़ावा देने की जो बात होनी चाहिए थी कि हम टूरिज़्म के ज़रिए अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, उसका कोई जिक्र नहीं। और किसानों, बागवानों, युवा साथियों का कोई जिक्र नहीं। तो जो अभी मेरा ये भी एक प्रश्न है कि जो भाजपा के नेता, अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था ठाकुर जयराम जी की भी, मैं साफ तौर पे उसमें झलक रहा था कि वो भी इस बजट को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि है ही नहीं कुछ बोलने का इसमें। आपकी एशिया का हब है हिमाचल, जो फार्मा में है, बद्दी के अंदर, उनकी जो आप लेटेस्ट जानकारी लेना, भारत सरकार ने जो उनके ऊपर नियम लगाए हैं, जो कंडीशंस लगाई है, उसकी वजह से जहाँ तक मुझे भी मालूम है अभी तक 50 से बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी है। तो आप केवल घोषणा करते हो, प्रैक्टिकली ज़मीन पे क्या उतर रहा है कि हिमाचल को बोलने से क्या होगा? आपने कुछ किया है? बजट है, वैसे तो ये आंकड़े पेश किए, ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया इसमें। वैसे तो इतने लाख करोड़ का बजट आपने पेश किया, वो तो स्वाभाविक है, जो पिछले साल चल रहा था उसी को आगे बढ़ा दिया। पर नई दिशा जो है इस बजट में आम आदमी के लिए, आम हिंदुस्तानियों के लिए, जो लोग 70% लोग हैं जो गाँव में रहते हैं, किसान हैं, बागवान हैं, किसान मजदूर हैं, उनके लिए इस बजट में निराशा है। मनरेगा जैसी जो स्कीम थी, जो उनको सहायता देती थी, गांव में रोजगार देती थी, उसको कमज़ोर किया, कोई जिक्र नहीं है। तो ये कुछ कंसर्न है, धीरे धीरे सारी चीज़ें सामने आएगी, पर आज लोग वास्तविक तौर पे जो है इस बजट से बहुत निराश